माँ जी, इस बार त्योहार पर मैं मायके नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही और मन भी बहुत घबराया सा है। ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? बहू नंदिनी ने धीरे से कहा। तो सास कमला देवी ने करवट बदलते हुए आंखें मिचमिचाई। उनके चेहरे पर बीमारी से ज़्यादा अभिनय था और आवाज़ में वही पुरानी मिठास घुली हुई थी। अरे बहू, तू भी ना, जरा सी खांसी और दो छींकें क्या आ गई, जैसे मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जा बहू, तेरे भाई भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। आखिर शादी के बाद पहली बार त्योहार पर बुलाया है उन्होंने। तू नहीं जाएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और वैसे भी कल मेरी दोनों बेटियां भी आने वाली हैं। तू निश्चिंत होकर जा, मैं सब संभाल लूँगी। इतने में दरवाज़ा खुला और नंदिनी का पति रोहन बाजार से लौट आया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और कुछ पैकेट थे। उसने मुस्कुराकर कहा, लो नंदिनी, ये तुम्हारे मायके के लिए ले आया हूँ। वहाँ खाली हाथ नहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर वालों को भी लगेगा कि बेटी ससुराल से कुछ लेकर नहीं आई है। नंदिनी मुस्कुराई, जरूर, लेकिन उसके दिल पर जैसे कोई अदृश्य बोझ बैठ गया था। उसे हर त्योहार अब खुशी से ज़्यादा किसी अनकहे डर की तरह लगने लगा था, क्योंकि वह जानती थी उसके मायके में जो भी प्यार बनकर आता है वह उसके हाथों में टिकता नहीं है। कमला देवी ने तुरंत बात लपक ली। अब जब बेटा खुद लेकर आया है तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी मैं कोई मरी नहीं जा रही, हल्की सी खांसी ही तो हुई। लेकिन कमला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें हर त्योहार का इंतजार रहता था, क्योंकि बहू के मायके में जो भी आता था वह धीरे धीरे उनकी बेटी पूजा और छोटी बेटी रानी के घर पहुंच जाता था। उनके लिए त्योहार रिश्तों से ज़्यादा तोहफे का मौसम बहू थे। को मायके भेजो और फिर लौटते समय उनके बैगों पर नज़र रखो, यही उनका पुराना नियम था। नंदिनी भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपने अमीर घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर रोहन से प्रेम विवाह किया था। उसके भाइयों ने पहले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बहन की खुशी के लिए धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया था। अब हर त्योहार पर वे अपनी बहन को प्यार के उपहार में देकर विदा करते थे। नंदिनी के लिए वह सामान नहीं था, वह उनके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की निशानी था। लेकिन कमला देवी के लिए वह सब कुछ था। अगले दिन नंदिनी मायके पहुंची तो माँ ने उसे गले लगा लिया। भाइयों ने सिर पर हाथ रखा और आंखें भर आई, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। घर में प्यार ही प्यार था। किसी ने साड़ी दी, किसी ने गहने, किसी ने मिठाइयों के डिब्बे और किसी ने नगद लिफाफा दिया। नंदिनी की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे अपने भाई फिर से मिल गए शाम थे। को जब वह ससुराल लौटी तो उसके हाथों में बड़े बड़े बैग थे। कमला देवी की आंखें चमक उठी, और जैसे ही पूजा और रानी को खबर मिली वे भी भागती हुई आ पहुंची। अरे बहू, जल्दी से सामान यहीं रख और जाकर चाय बना, कमला देवी ने कहा। नन्नी चुपचाप रसोई में चली गई और पीछे से पूजा ने बैग खोलने शुरू कर दिए। एक एक करके सुंदर साड़ियाँ, सोने के गहने, कंगन, चूड़ियाँ, परफ्यूम, मिठाइयाँ सब निकलने लगा। माँ, यह कंगन तो मुझे चाहिए, और यह साड़ी भी, पूजा बोली। रानी ने तुरंत कहा, और यह झुमके मेरे लिए। कमला देवी ने ऊंची आवाज में कहा, सुन रही हो नंदिनी, यह कंगन पूजा को दे देना और झुमके रानी को, और बाकी अच्छी चीजें मेरे कमरे में रख देना। नंदिनी चाय की ट्रे लेकर आई। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने ट्रे मेज पर रखी और पहली बार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, यह सब मेरे भाइयों ने मुझे दिया है प्यार से। मैं यह किसी को नहीं दूंगी। बस इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पूजा का चेहरा उतर गया, रानी ने मुंह बना लिया और कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। पूजा गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजा पटक दिया। रात को रोहन आया तो कमला देवी रोते हुए बोली, बेटा, तेरी बीवी ने आज तेरी बहनों का दिल तोड़ दिया। बस एक कंगन ही तो मांगा था उन्होंने, और उसने ऐसे मना कर दिया जैसे भीख मांग ली हो। रोहन बेचारा बीच में फंस गया, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। उसने नंदिनी की ओर देखा, लेकिन नंदिनी चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ बंद थे। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की सरोज चाची आई थी। वे पूरे मोहल्ले में अपनी साफ बात और समझदारी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने नंदिनी की आंखों में आंसू देखे और सब समझ गए। क्या हुआ बहू, उन्होंने पूछा। पहली बार नंदिनी ने अपना दिल खोल दिया और उन्हें उसने बताया कैसे हर त्योहार पर उसके मायके से आया हर सामान उसकी नंदों में बट जाता है, कैसे उसकी अपनी भी चीज़ें
उसकी नहीं रहती। सरोज चाची ने ध्यान से सब कुछ सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, अब बस बहुत हुआ, अगली बार जैसा मैं कहूँ वैसा करना। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद नंदिनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहन की आंखों में चमक थी, लेकिन कमला देवी के दिमाग में फिर हिसाब किताब शुरू हो गया। उन्होंने तुरंत नंदिनी की माँ को फोन किया और मीठी आवाज में बोली, समधन जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अब आप ही बताइए, बेटी के लिए क्या क्या भेजना चाहिए? थोड़ा घी, थोड़ा मेवे और कुछ अच्छे कपड़े भेज दीजिएगा। आखिर मायके का भी फर्ज होता है। कुछ दिनों बाद सचमुच ढेर सारा सामान आया। घी, मेवे, कपड़े, खिलौने और एक सुंदर सा लिफाफा। कमला देवी की आंखें चमक उठी और उन्होंने आधा सामान अलग रखते हुए कहा, यह पूजा के घर भेज दूंगी, आखिर वह भी तो माँ बनने वाली है। नंदिनी यह सब देख रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। रोहन घबरा गया, तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें किसी भी तरह के तनाव से दूर रखिए, वरना बच्चे पर असर पड़ सकता है। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार में घर की छोटी छोटी बातें अब सिर्फ तकरार नहीं रही, वे उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की सेहत पर असर डाल रही हैं। लेकिन घर लौटते ही कमला देवी फिर से वही पुरानी बातों में लग गई और नंदी समझ गई कि अगर उसने अब आवाज़ नहीं उठाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। एक दिन सरोज चाची की मदद से उसने अपनी सास और नंदों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। पूजा हंसते हुए कह रही थी, माँ, भाभी के बहाने जो भी आता है उसका आधा तो मेरे घर पहुंच ही जाता है। कमला देवी बोली, क्या करें, बहू कमाई का इतना अच्छा है तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। यह सुनते ही नंदिनी के दिल में कुछ टूट गया, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ मजबूत भी हो गया। उसने तय कर लिया, अब बहुत हो गया। कुछ समय बाद फिर त्योहार आया। कमला देवी बोली, बहू, इस बार मायके जरूर जाना, और हाँ, पूजा के लिए कुछ अच्छा जरूर लाना। पिछली बार वाला हार तो मिला नहीं था, इस बार सोने की झुमकी ले आना। नंदिनी चुप रही और मायके जाकर भाइयों को सब सच बता दिया। भाइयों का खून खौल उठा, लेकिन नंदिनी ने कहा, नहीं, इस बार जवाब मैं दूंगी। सरोज चाची मुस्कुराई और बोली, यही तो समझदारी है। इस बार भाइयों ने कोई सामान नहीं खरीदा, बल्कि सारे पैसे नंदिनी के खाते में भेज दिए। नंदिनी बाजार गई और उसने सबसे सस्ती साड़ियाँ खरीदी, थोड़ी सी बासी मिठाई ली, कुछ फीके फल और नकली चमक वाले झुमके कुछ सुंदर डिब्बों में पैक करवा लिया। जब वह ससुराल लौटी तो कमला देवी और दोनों बेटियों ने खुशी देखने के लायक नहीं थी। जल्दी खोलो, पूजा ने कहा। पहला डिब्बा खुला तो पतली सी साड़ी निकली, दूसरा खुला तो मिठाई की अजीब सी गंध आई, तीसरे में नकली झुमके थे। पूजा का चेहरा उतर गया। रानी ने डिब्बा बंद कर दिया और कमला देवी गुस्से में कांपने लगी। यह क्या है बहू, तुम्हारे घर वालों ने यही भेजा है? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपने ही तो कहा था सबके लिए लाना, इस बार सबके लिए लाई हूँ, दिल से इस बार। तभी सरोज चाची दरवाजे पर आ गई और बोली, क्यों कमला, बहू का मायका कोई दुकान नहीं होता और बहू कोई रास्ता नहीं होती जिससे बेटियों के घर भरे जाएं। कमला देवी कुछ कहती उससे पहले नंदिनी ने अपना फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी हुई आवाज़ सुनकर कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पूजा और रानी की नज़रें झुक गईं। तभी काम वाली भी आ गई और बोली, मालकिन, मेरी 3 महीने की तनख्वाह दीजिए, अब बहू के भाइयों से नहीं मिलेगी। कमला देवी हड़बड़ा गई, क्योंकि उन्होंने वही तनख्वाह भी बहू के मायके वालों पर डाल रखी थी। रोहन अब तक सब देख रहा था। उसके भीतर तूफान चल रहा था। एक तरफ वह माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था, दूसरी तरफ वह पत्नी थी जो चुपचाप हर अपमान सहती रहती थी। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कमला देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या अपनी माँ को यूं ही सबके सामने झुकता देखेगा? रोहन की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ, आज पहली बार मुझे समझ आया कि चुप रहना भी गलती होती है। आपने सिर्फ नंदिनी का नहीं, उसके मायके का प्यार भी अपमान किया है, और आज के बाद नंदिनी के मायके से आया कुछ भी सिर्फ नंदिनी का होगा। यह सुनकर कमला देवी का सिर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। शायद पहली बार उन्हें अपने लालच का बोझ महसूस हुआ। लेकिन नंदिनी अब इतनी जल्दी किसी बदलाव पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने जीवन में पहली बार सीखा था कि कुछ लोग अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलते। घर में कुछ दिनों तक अजीब सी शांति रही। कमला देवी अब पहले जैसी ऊंची आवाज में आदेश नहीं देती थी। पूजा और रानी भी कुछ दिनों तक घर नहीं आई। रोहन हर पल नंदिनी का ध्यान रखता था। डॉक्टर की बात उसके मन में गूंजती रहती थी कि तनाव बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। वह सचमुच अपनी पत्नी का साथ खड़ा था, और यही बात नंदिनी के दिल को थोड़ा सुकून देती थी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर अभी भी बाकी था। क्या सच में सब बदल गया है, या सिर्फ
कुछ दिनों वाली चुप्पी है। समय बीतता गया। नंदिनी का 7वां महीना शुरू हो गया। घर में गोद भराई की तैयारी होने लगी। कमला देवी ने खुद रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाना शुरू कर दिया और हर किसी की से यही कहती, हमारी बहू बहुत भाग्यशाली है, उसके घर आने से घर की खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। यह सुनकर नंदिनी को अजीब लगता था, क्योंकि यही वही कमला देवी थी जिन्होंने उसके हर सुख को किसी और के हिस्से में बांट दिया था। फिर भी उसने मन को समझाया, शायद इंसान बदल भी सकता है। गोद भराई के दिन नंदिनी के मायके से फिर ढेर सारे उपहार आए। सुंदर साड़ियाँ, बच्चे के कपड़े, चांदी के छोटे कड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ। इस बार नंदिनी की नज़रें सिर्फ कमला देवी पर थीं। वह देखना चाहती थी कि क्या सचमुच कुछ बदला है। कमला देवी ने सबके सामने मुस्कुराकर कहा, यह सब नंदिनी के कमरे में रख दो, यह सब उसी का है। नंदिनी के दिल में जैसे एक हल्की सी उम्मीद लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि पूजा और रानी एक दूसरे को देखकर धीमे से मुस्कुरा रही हैं, जैसे कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। रात को जब सभी मेहमान चले गए, तब नंदिनी पानी लेने रसोई में गई। तभी उसे पूजा और रानी की धीमी आवाज़ें सुनाई दी। पूजा कह रही थी, माँ अब तो आप बहुत बदल गई हैं, पहले तो आधा सामान हमें दे देती थी। कमला देवी ने धीरे से कहा, अभी वक्त सही नहीं है, बच्चा हो जाने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने सोचा था शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन सच अभी भी वहीं खड़ा था। उसी रात उसे तेज दर्द होने लगा। रोहन घबरा गया और तुरंत अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तनाव की वजह से इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, वरना समय से पहले प्रसव हो सकता है। रोहन की आंखों में डर उतर आया। उसने पहली बार अस्पताल में बाहर खड़े होकर खुद को बेहद कमज़ोर महसूस किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी और बच्चे को किसी कीमत पर दुख नहीं देगा। अस्पताल के कमरे में नंदिनी चुपचाप लेटी थी। तभी सरोज चाची वहां आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहू, कभी कभी लोग बदलते नहीं हैं, बस वक्त देखकर अपना चेहरा बदल लेते हैं। लेकिन अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरा सच है और तेरा पति भी धीरे धीरे सब समझ रहा है। कुछ दिनों बाद नंदिनी घर लौटी, लेकिन इस बार उसने एक फैसला कर लिया था। उसने रोहन से कहा, मैं बच्चे के जन्म तक मायके जाना चाहती हूँ। रोहन पहले चुप रहा, फिर बोला, अगर यही तुम्हें सुकून देगा तो जरूर जाओ, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊँगा। कमला देवी यह सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन इस बार रोहन ने साफ कह दिया, माँ, अब नंदिनी की शांति सबसे ज़रूरी है, और अगर उसे वहाँ अच्छा लगेगा तो वही सही। नंदिनी मायके चली गई। वहाँ माँ का हाथ का खाना, भाइयों का स्नेह और अपनेपन की छाँव ने उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। महीनों बाद उसके चेहरों पर सच्ची मुस्कान लौटी। फिर वह दिन भी आया जब उसके एक प्यारे से बेटे ने जन्म दिया। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को गोद में लेकर कहा, बेटा, तूने मुझे सही और गलत का फर्क समझा दिया। खबर सुनते ही कमला देवी भी अस्पताल पहुंची। उनके हाथ में छोटे छोटे कपड़े और आंखों में पछतावा था। उन्होंने नंदिनी के सामने हाथ जोड़ दिया, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में बहुत कुछ खो दिया, मैंने रिश्तों का सामान से तौला, और आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन तो यही परिवार है। नंदिनी ने उनकी ओर देखा। उसके दिल में दर्द अभी भी था, लेकिन अपने बच्चे की तरफ देखकर उसने धीरे से कहा, माँ जी, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अगर आप सच में बदल गई हैं तो मेरे बेटे को कभी यह मत सिखाइएगा कि किसी का प्यार छीना जा सकता है। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद सचमुच बहुत कुछ बदल गया। पूजा और रानी जब भी घर में आती, कमला देवी खुद उन्हें रोक देती और कहती, बहू का हक बहू का ही रहेगा। धीरे धीरे घर में विश्वास लौटने लगा। नंदिनी अब पहले जैसी चुप बहू नहीं थी। वह सम्मान के साथ मुस्कुराती और रोहन हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। त्योहार आए, लेकिन अब कोई बैग लालच से नहीं खोला जाता था। अब जब भी नंदिनी मायके से लौटती, कमला देवी सिर्फ इतना कहती, बहू, तेरे मायके वालों को धन्यवाद कहना, उन्होंने हमें रिश्ते की कीमत समझा दी। और नन्ही मन ही मन मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने जान लिया था कि कभी कभी अपने सम्मान के लिए खड़ा होना सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों को भी सही रास्ता दिखाता है। अब उसका बेटा उसकी गोद में था और उसकी आंखों में एक नई दुनिया थी, जहां बहू को किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा, जहां प्यार बांटा जाएगा, छीना नहीं जाएगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।